नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जब आप निवेश करते हैं तो सिर्फ किसी फंड ही नहीं बल्कि फंड हाउस को भी चुनते हैं। एक फंड का प्रदर्शन उसके फंड हाउस पर भी असर डालता है। अगर फंड हाउस यानी एएमसी पर किसी तरह के सवाल खड़े होते हैं तो भी इसका असर उस फंड हाउस के तमाम फंड्स पर पड़ता है, क्योंकि निवेशकों के मन में फिर एएमसी को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि बिना पैनिक किए ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए। सेबी एएमसी से जुड़े मामलों से डील कैसे करती है, उसका क्या मैकेनिज्म है और निवेशकों के हितों की रक्षा कैसे की जाती है। साथ ही किसी निवेश करते एएमसी से जुड़े मामलों से डील कैसे करती है, उसका क्या मैकेनिज्म है और निवेशकों के हितों की रक्षा कैसे की जाती है। साथ ही किसी निवेश करते समय एक फंड हाउस के बारे में आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स शामिल हैं शो में। उनका परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट हैं, हमारे साथ इस शो में शामिल। हेमंत जी, बहुत स्वागत करते हैं सर आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। और चर्चा करना यही जरूरी हो जाता है, बेहद जरूरी, कि हम जब एक पूरे इन्वेस्टमेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। हमने फंड चुनने से पहले पूरा लक्ष्य स्थापित कर दिया, निवेश क्या होना चाहिए, अवधि क्या होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम ये सोचते हैं कि हमें कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। तो सर मुझे एक बात बताइए, एक जो निवेशक होता है किसी फंड को देखकर उसमें इन्वेस्ट करता है या फिर एक एएमसी को देखकर उसके फंड में इन्वेस्ट करता है? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दोनों बहुत ही अलग बात है। एक हो सकता है कि फंड बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और उस फंड में इन्वेस्टमेंट होती है। एक होता है क्योंकि एएमसी बहुत अच्छी है इसलिए उस एएमसी के उस फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जरा ये समझाइए कि जो ये इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है ये एक निवेशक कैसे फॉलो करता है। इस बात की आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में आपने बात की। देखिए, अगर हम एक आइडियल तरीके की बात करें कि किस तरीके का प्रोसेस किसी भी निवेशक को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले फॉलो करना चाहिए, तो सही तरीका तो ये है कि आप पहले डिसाइड करें कि आपकी एसेट एलोकेशन कितनी हो, यानी कितना पैसा आपका इक्विटी, डेट, गोल्ड या फिर जिस तरह से भी अपना पैसा लगाना चाहें। फिर आप उन फंड्स को चुनते हैं, उन फंड कैटेगरीज को चुनते हैं जो आपको चुनी हुई एसेट क्लास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दे सके, यानी उनकी जो एसेट एलोकेशन है वो आपके एसेट एलोकेशन से मैच करती हो, राइट। और एक बार वो कैटेगरी डिसाइड करने के बाद फिर आप फंड चुनते हैं। आप कौन से फंड चुनने चाहिए आपको? आइडियली जैसे हमने कहा कि वो फंड चुनने चाहिए जो उस कैटेगरी में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हो, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो हो, राइट, और कंसिस्टेंसी हो दोनों परफॉर्मेंस में भी और अपनी इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजी या फिलॉसफी उसको फॉलो करने में। लेकिन कई बार क्या होता है कि शुरुआत सही करते हैं निवेशक, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके मन में बायस होता है किसी भी एएमसी से। वो इसलिए होता है क्योंकि आप किसी, मान लीजिए, ब्रांड से कंफर्टेबल है, कोई बैंक स्पॉन्सर्ड म्यूचुअल फंड है या कोई और भी इंस्टीट्यूशन हो सकती है जिसके साथ आप डील करते हैं। आपको लगता है कि नहीं, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये अच्छी है, हम इनके फंड में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें भी कोई बुराई नहीं है अगर उनके फंड्स, ये जो पैरामीटर्स हैं उनको अगर पूरा कर रहे हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर इन्वेस्टर हमें समझना स्वाति के, जो कोई भी म्यूचुअल फंड हो, चाहे कुछ भी कैटेगरी हो, चाहे वो छोटे फंड हो, चाहे वो मीडियम साइज के फंड हो, चाहे वो बड़े फंड्स हो, सबके लिए म्यूचुअल फंड के जो रेगुलेशंस हैं वो सेम है। चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट का पैटर्न कैसा हो, चाहे वो क्या एक्सपेंसेस आप चार्ज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एनएवी की कैलकुलेशंस कैसी हो, ट्रांसपेरेंसी कैसी हो, वो सारे के सारे रूल जो है वो सारे जो है एक ही जैसे हैं। आप चाहे किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो मेरा ये मानना है कि आइडियल प्रोसेस तो ये है कि आप, जैसा मैंने कहा, एसेट एलोकेशन देखें, फिर कैटेगरी देखें और फिर उन फंड्स को चुने जो आपको उस एसेट क्लास का सही फायदा ले। लेकिन जैसा पहले मैंने कहा कि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे, काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी ब्रांड से कंफर्टेबल हो, अगर वो पैरामीटर्स पूरा करते हैं तो उनको चुनने में कोई प्रॉब्लम। बट वो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी निवेशक को ध्यान रखना। बिल्कुल। हमारे साथ म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। चर्चा इसी बात पर हो रही है कि एक एएमसी का रोल आपके पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में, निवेश के सफर में कितना इंपॉर्टेंट रहता है। मैं हेमंत जी से यही जान रही थी कि कोई एक निवेशक किसी एएमसी को देखकर निवेश करते हैं या फिर
किसी फंड को देखकर निवेश करते हैं, तो ये समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि एक एएमसी के पास तो कई फंड हो सकते हैं और जरूरी नहीं वो हर फंड बहुत अच्छा करे। पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कई बार, क्योंकि हाल फिलहाल में कई बार ऐसे केसेस आए हैं जब कोई ना कोई ऐसा मामला आ जाता है या कोई एक रेगुलेशन करने की जरूरत पड़ जाती है, जब निवेशकों के मन में सवाल आता है कि जिस एएमसी पर उसने भरोसा किया था या जिस फंड में उनका इन्वेस्टमेंट है, क्या वो सही है कि नहीं है, या वो उस इन्वेस्टमेंट का करें क्या। तो इसमें सेबी का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेबी टाइम टाइम पर एक टाइम चेक करती है, एक इन्वेस्टमेंट चेक जरूर करती है। उसके जो तमाम जो मैकेनिज्म है इसी ओर इशारा करते हैं कि पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पारदर्शिता आए। तो म्यूचुअल फंड पर सेबी के जो रेगुलेशन है, जो मैकेनिज्म है, विश्वजीत जी, वो क्या कहते हैं? जी देखिए, सेबी जो है एक अपने आप में वर्ल्ड का फाइनेस्ट रेगुलेटर है, ये तो हम जान ही चुके हैं। क्योंकि अगर आप देखें सेबी का जो प्रोएक्टिव स्टांस रहता है, वो हमने देखा है कि चाहे स्ट्रेस टेस्ट हो, अभी कुछ समय पहले हमने देखा, या अभी भी कुछ जैसे एएमसी पे प्रोएक्टिवली जो वो जांच करते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, उससे क्लियरली साबित होता है कि सेबी जो है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम एएमसी इंडस्ट्री को भी देखें तो काफी मैच्योर्ड इंडस्ट्री है, रेगुलर इंटरवल्स पे भी इंक्वायरी होती रहती है। तो मुझे ऐसा कहीं मतलब कोई ऐसा डाउट नहीं लगता कि सेबी का जो रोल है वो बहुत अच्छा रोल है और बहुत प्रोएक्टिवली जिस क्लाइंट के इंटरेस्ट में वो काम कर रहा है। तो किसी भी तरीके से इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। और जिस तरीके से हम एयूएम बढ़ता देख रहे हैं, या फिर अगर कोई न्यूज आ भी जाती है उसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स का फेथ है, क्योंकि अभी कोई न्यूज आई है, उसका डिसीजन नहीं आया। तो डिसीजन जब तक नहीं आता तब तक किसी तरीके का कोई आपको स्ट्रेस या टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे हिसाब से सेबी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो बाखूबी अच्छा रोल प्ले अदा भी कर रही है। बिल्कुल, ये आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की। कोई खबर आती है, कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या फिर किसी एएमसी पर अगर सवाल खड़े होते हैं, उसके बाद उस पैनिक में आके जो एक इन्वेस्टर होते हैं वो सोचते हैं कि हमने वो सही किया था कि नहीं किया था, या हमारा इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है कि नहीं। तो ये जो पैनिक है, हम टाइम टू टाइम हेमंत जी देखते हैं कि बाजार पर या निवेश पर ये पैनिक बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो एक इन्वेस्टर को ऐसे किसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक जो स्मार्ट निवेशक है, जो एक विवेक होता है किसी निवेशक का, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? देखिए स्वाति, यहाँ पे ये समझने की बहुत जरूरत है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जहां पे किसी भी एएमसी, और मान लीजिए उसमें आपकी अगर इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई सवाल खड़ा होता है, तो ये काफी नेचुरल है कि जो उसके जो निवेशक हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुविधा तो होती है। और ऑफ कोर्स वो जो लेवल है और किस तरह की दुविधा है वो डिपेंड करेगा आप कैसे इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, आप फेमिलियर हैं कि म्यूचुअल फंड की फंक्शनिंग कैसे होती है, म्यूचुअल फंड का एक जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है, और अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है एएमसी में तो उसका पूरा इम्पैक्ट कभी भी मार्केट पे या फिर उसके पोर्टफोलियो पे पूरी तरीके से नहीं पड़ता है, तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप उस तरीके से एक रैशनल तरीके से आप उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। अगर आप नए निवेशक हैं तो जाहिर सी बात है कि अभी आप उस प्रोसेस में है कि आप म्यूचुअल फंड खुद को समझ रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो वो भी तब जब कोई प्रोमिनेंट एएमसी हो, तो कहीं ना कहीं वो दुविधा जरूर होती है। बट आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के समझने के लिए कि अगर कुछ इंसिडेंट होता भी है, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वाकई में वो इंसिडेंट हुआ है, उसका कितना इम्पैक्ट है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और रेगुलेटर्स अगर मान लीजिए किसी एएमसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट में, उनकी रिपोर्ट में क्या आता है। देखिए क्या होता है, अगर कुछ गलती हुई है कहीं पे, अगर वो किसी इंडिविजुअल ने गलती की है, तो देखिए आप कितने भी रोबस्ट रेगुलेशन रखिए, कितने भी रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल रखिए, कभी कभी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करना थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम होता है। अगर ये सिस्टमिक इशू है तो फिर थोड़ी सी वरी हो सकती है कि भाई जो इंटरनल कंट्रोल है वो कैसे थे, या जो ऑडिट हुआ वो कैसा हुआ। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि उसको थोड़ा समय दिया, वो समझा जाए कि वाकई में हुआ क्या है। बट ये मैं मानता हूं कि अगर आप नए निवेशक हैं, बहुत एक्सपीरियंस निवेशक नहीं है, आपको घबराहट हो सकती है, वो एक नेचुरल सा एक फिनोमिना है। बट इंपॉर्टेंट है कि जल्दबाजी में बिना समझे
और ये जाने कि वाकई में क्या हुआ है, उसका इंपैक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट पे है भी, क्या ये सिर्फ एक स्कीम रिलेटेड है, हो सकता है जिस स्कीम में आपका पैसा हो उसमें कुछ हुआ ही ना हो तो आपके ऊपर इंपैक्ट भी ना है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा उसको समय दिया जाए, समझा जाए कि क्या हुआ है, और फिर उसके बाद अगर लगे कि आपका कुछ इंपैक्ट होगा तो फिर आप डिसीजन लीजिए। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी एक म्यूचुअल फंड हाउस में बहुत ज्यादा आप एक्सपोजर मत लीजिए। अगर आपने उस लेवल पे भी डाइवर्सिफाई किया है तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क काफी हद तक कम होता है। बिल्कुल। तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न देकर अपना रिसर्च करके, अपनी पढ़ाई करके, अपनी जानकारी जुटा के ही आप अपने निवेश के फैसले ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एएमसी को चुनना अपने निवेश में या एक फंड को चुनना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है और डाइवर्सिफाई करना उतना इंपॉर्टेंट होता है। आप एएमसी के ही बहुत सारे फंड में एक ही एएमसी के बहुत सारे फंड में निवेश नहीं कीजिए। तो डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हम अलग अलग अपने शोज के जरिए बताते भी रहे हैं। और जो रेगुलेटर है, जो एम्फी संगठन भी म्यूचुअल फंड संगठन है, वो हमेशा म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों की रक्षा ही करता है और जितना पारदर्शी बने ये पूरा सिस्टम, हमेशा यही कोशिश आती रही है रेगुलेटर की भी। इसी के साथ हम पहले कॉलर से भी अपने बात करते हैं। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं अभिषेक भारद्वाज, इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, स्वागत करते हैं सर आपका हमारे आज के शो में। आप अपने जरा इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में कुछ बताइए। कितना निवेश आपने किया है, क्या चाहते हैं अपने निवेश से, क्या है, और कहां कहां आपने ये इन्वेस्टमेंट किए हैं? जी मैम, एक्चुअली मेरे पास अभी एट प्रेजेंट 8 फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें एक्सिस ब्लू चिप, मिराई एसेट, इंडिया इक्विटी, इन्वेस्को, एल&टी इमर्जिंग, पराग पारिक, इनमें मैं रेगुलरली 4000 डाल रहा हूँ हर महीने पिछले 5 साल से। और इसके अलावा 2 फंड हैं, एसबीआई फ्लेक्सी कैप एंड ब्लू चिप, जिसमें 1000 मैं ईच डालता हूँ। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी आज से 6 साल पहले। क्वांट स्मॉल कैप में मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है 5000 पर मंथ। और एक मेरा लमसम है ईएलएसएस क्वांट टेक सेवर में तकरीबन 2.5 लाख के आसपास। तो मेरा होराइजन है 20 साल का और मैं टारगेट कर रहा हूँ तकरीबन 7.5 से 10 करोड़ के आसपास। 7.5 से 10 करोड़ लक्ष्य क्या क्या है आपके? क्योंकि आपने एक गोल तो सेट किया होगा कि आपको 10 करोड़ की राशि कितने टाइम के लिए चाहिए, और जितना आपने हमें इंफॉर्मेशन दी थी, अगर हम सही है, आप अराउंड 38 इयर्स के हैं, मतलब आपकी लाइफ में काफी सारे अभी लक्ष्य आएंगे। मैम प्राइमरीली बेटी की एजुकेशन, उसके बाद उसकी मैरिज और मेरा रिटायरमेंट, ये 3। ओके, तो एक कलेक्टिव आपने एक अमाउंट रखा है 7.5 से 10 करोड़ का। हेमंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोई और आप इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे अभिषेक से? इतना काफी है, क्योंकि एक उन्होंने कहा है कि ये कुछ लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, बेटी की पढ़ाई, शादी और फिर इनके रिटायरमेंट आएगी। अभी 38 साल के हैं, आज से लगभग 25-26 साल के बाद जब इनकी रिटायरमेंट होगी तो कम से कम 10 करोड़ की रकम तो इनके पास होनी चाहिए। इनके प्रेजेंट फंड्स कैसे लग रहे हैं और इनका एसआईपी आपको जो अमाउंट है वो कितना लग रहा है? अच्छा, आई थिंक मैं कहूंगा कि इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है। इतना लंबा समय है, गोल्स इन्होंने डिफाइन किए हैं और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आई थिंक बिल्कुल सही तरीका है। क्योंकि जब आप इतने लंबे समय के लिए और ऐसे गोल्स के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं जिनमें आपको बड़े टारगेट की जरूरत है, तो इक्विटी जैसी एसेट क्लास का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टमैटिकली जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जो वॉलेटिलिटी का जो रिस्क है आपके पोर्टफोलियो पे काफी कम हो जाता है। तो आई थिंक इनका प्रोसेस अच्छा है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि अगर इनके एक से ज्यादा गोल हैं तो ये अपने सारे गोल्स को डिफाइन करें, और बजाय इसके कि एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन देके हर गोल के लिए अलग अलग टाइम होराइजन और हर गोल के लिए अलग अलग एक टारगेट बनाएं, ताकि आप उसको ठीक तरीके से मॉनिटर कर सकें, ओवरलैप उसके अंदर ना हो। मुझे लगता है जो उनका जो टारगेट है और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है 7,000 की, वो शायद पूरी नहीं होगी उनके टारगेट तक पहुंचने की, तो डेफिनेटली उनको बढ़ाने की जरूरत है। एक और अच्छा तरीका इसमें ये होता है कि अगर आप एक साथ पैसा नहीं बढ़ा सकते हैं एसआईपी का, तो आप एक कमिट कर सकते हैं अपने आप को कि हम हर साल जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, तो मान लीजिए 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, तो आप उसमें आपका जो कॉर्पस बनेगा वो कहीं ज्यादा होगा। तो एक इस चीज का ध्यान रखिए। इनके जो फंड्स है एक मिक्स बैग है, कुछ फंड अच्छे हैं, कुछ मुझे लगता है बदलाव की जरूरत है, कुछ में एलोकेशन सही है, कुछ में एलोकेशन बहुत कम है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन अगर होगा पोर्टफोलियो में तो उनके लिए बेहतर रहेगा। कुछ एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी जैसे मल्टी कैप वगैरह है वो पोर्टफोलियो में मिसिंग है। तो मेरा ये मानना है कि इनके पास जो 4 फंड है, एक्सिस ब्लू चिप, मिराई एसेट लार्ज कैप, एसबीआई ब्लू चिप और एसबीआई मल्टी कैप जो है,
उसमें पैसा है लेकिन कम है और उससे बेहतर फंड है, तो इनमें कुल मिला के इनकी इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए है। मुझे लगता है अगर ये कंसीडर करें कि इन 4 SIP को रोके, इनके अलावा एक अच्छा मल्टी कैप फंड विच इज लेट्स से कोटक का मल्टी कैप फंड और एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड जैसे बंधन कोर है, इन दोनों में 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कीजिए आप। पराग पारिक, इनके पास 2 ELSS फंड है, एक क्वांट है और एक पराग पारिक है। पराग पारिक में आई थिंक ये अपनी SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है उस कैटेगरी में उससे बेहतर फंड है जैसे मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्सेबल। तो जो SIP की जो इन्वेस्टमेंट है वो पराग पारिक की जगह अगर वहां पे करें तो वो बेहतर रहेगा। तो कुछ बदलाव, और जैसा मैंने कहा अपने प्रोसेस में अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग टारगेट बनाइए ताकि मॉनिटर कर सके और ओवरलैप से बचा जा सके। बिल्कुल, तो कुछ बदलाव अभिषेक आप कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, कुछ फंड ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको बस चेंज करना है। बाकी क्योंकि लॉन्ग टर्म का आपका ये पोर्टफोलियो है, जैसा हेमंत जी ने बताया, इक्विटी एलोकेशन सही है, बस थोड़ा बहुत आपको चेंज करने की जरूरत है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लक्ष्य के लिए हम भी आपको देते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में हमारे साथ एक और हमारे कॉलर शो में शामिल हो चुके हैं। अनमोल ठुकराल इस वक्त हमारे साथ हैं। अनमोल, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। आप अपने निवेश से जुड़े हुए कुछ सवाल हमसे जानना चाह रहे थे, प्लीज बताएंगे आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहां पर आपका निवेश चल रहा है? ये मैम, मैं 2 ईयर से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं जनरली शेयर में भी करता हूँ और म्यूचुअल फंड में भी करता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मैं डिफरेंट म्यूचुअल फंड में डालता हूँ पैसे ऑलमोस्ट 4 to 5 में, तो ये एडवाइजेबल है 4 से 4 to 5 में डालना, या मैं कंप्लीट सारे इन्वेस्टमेंट एक ही म्यूचुअल फंड में डाल दूं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि 4 से 5 अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करना सही है या वो सारा पैसा एक ही फंड में डालना सही है, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। बस इतना ही सवाल है, और भी कुछ जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आप किस चीज के लिए कर रहे हैं, या कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी चल रही है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैम, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के लिए। और कैसे गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग है आपके माइंड में कुछ? हाँ जी। ओके, बिल्कुल जी। विश्वजीत जी, बहुत ही ज्यादा कॉमन इनका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में वो सीख भी है जो हम यूजुअली अपने जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर दर्शकों से आप जैसे एक्सपर्ट्स के थ्रू बताते आए हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना डाइवर्सिफाई होना चाहिए, एक ही जगह सारा इन्वेस्टमेंट रहे या तोड़ तोड़ के अलग अलग जगह करें। आपने सवाल सुन लिया है, अब जरा बताइए सही तरीका क्या हो। देखिए अनमोल जी, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक फंड में निवेश करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। आपको विभिन्न कैटेगरीज के फंड में निवेश करना चाहिए, डिफरेंट AMCs के फंड में निवेश करना चाहिए, ताकि एक डाइवर्सिफिकेशन मिले। और रिस्क, उसकी डाइवर्सिफिकेशन इसलिए करते हैं कि आपका रिस्क कम हो। अगर एक फंड ने नहीं परफॉर्म किया तो आपका सारा पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा, आप अपने गोल के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए जो आप कर रहे हैं, 4 से 5 फंड्स में निवेश कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही निवेश करते रहें, एक फंड में निवेश करने की ना सोचें। दूसरा, मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा अनमोल जी, उसमें आपने 2 थीमेटिक फंड्स ले रखे हैं। तो थीमेटिक फंड्स जो है, HDFC डिफेंस फंड ले रखा है आपने, जो कि बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी दे रहा है अभी, और इसके अलावा आपने HDFC का एक रियलिटी इंडेक्स फंड भी ले रखा है। तो ये थीमेटिक फंड्स थोड़े से अपने आप में रिस्की होते हैं, आप इस पे बिल्कुल नजर बना के रखें, ये थीम कब परफॉर्म कर रही है, कब आउट परफॉर्म करेगी, तो यहाँ पे एग्जिट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप बिल्कुल इस पे नजर बना के रखें। अभी एज ऑफ नाउ आप कंटिन्यू रहें, इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि ये थीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा आपने 2 अच्छे फंड्स ले रखे हैं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड भी ले रखा है आपने, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी ले रखा है। ये दोनों फंड बहुत अच्छे हैं अपने आप में, इसमें निवेशित रहें। और इसके अलावा मैंने अभी आपसे सुना कि आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और अभी काफी लंबी अवधि है, आपने एक हाइब्रिड फंड ले रखा है जो कि SBI का है। तो हाइब्रिड फंड की आवश्यकता नहीं है अनमोल जी, आप इक्विटी फंड्स में ही निवेश करें, क्योंकि आपके पास अभी लंबी अवधि है, तो आप थोड़ा बहुत अभी इक्विटी का एक्सपोजर और रिटर्न्स ले सकते हैं, और हाइब्रिड में थोड़ा सा आपका रिटर्न्स कम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से उसकी जगह आपके पोर्टफोलियो में देखें तो एक लार्ज कैप की कमी है, तो उसकी जगह आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में निवेश करें, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है आपका डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। और एक आपके पास ELSS फंड है DSP का,
तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन आप उसमें 8 साल से बने हुए हैं, तो आप निवेशित रह सकते हैं क्योंकि ये परफॉर्मेंस काफी अच्छी दे रहा है। बट आपको समझना होगा कि ये ELSS फंड है, यहाँ पे 3 साल का लॉक इन है। अगर आप टैक्स एडवांटेज का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको हर साल फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से आपको टैक्स एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, 4-5 फंड्स में निवेशित रहें और ज्यादा फंड ना बढ़ाएं, क्योंकि अभी आप छोटी रकम निवेश कर रहे हैं, जो भी आप रकम बढ़ाएंगे वो इन्हीं फंड्स में आप बढ़ा सकते हैं। ओके अनमोल जी, होपफुली आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया और इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे आगे बढ़ानी है इस पर सलाह आपको मिल गई होगी। एक जल्दी से एक सवाल हम ईमेल के जरिए लेते हैं। जम्मू से राहुल चड्ढा, इन्होंने हमें सवाल भेजा है। हेमंत जी, आपके लिए ये सवाल होगा। 10 लाख का निवेश राहुल करते हैं, कम से कम 5 साल के लिए इनका निवेश का लक्ष्य है, तो जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। 10 फंड में कुल 20,000 की इनकी SIP है। अब ये जो एक नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अभी SIP करना सही रहेगा या फिर ये एक मुश्त पैसा डाल दें। कुछ फंड्स की जो लिस्ट है इनकी वो दिखा भी देते हैं। लगभग कुछ 10 फंड, जैसा हमने आपको बताया 10 फंड इन्होंने अपने चूज किया, लगभग हर किसी में 2-2 हजार की SIP है। तो राहुल जी को क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए स्वाति, ये जो SIP की जो इन्वेस्टमेंट है, करीब 10 फंड है इनके पास। पहली बात तो मैं कह दूं कि उन्होंने जो फंड चुने हैं वो अच्छे हैं, बट मुझे लगता है थोड़े फंड ज्यादा है, कंसोलिडेट कर सकते हैं। बट अगेन, क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कितनी इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। बट अभी जो जैसा उन्होंने कहा कि 10 लाख का उनके पास पैसा है लमसम, और समय उनके पास करीब 5 साल है, तो आइडियली तो देखिए एक जो कॉम्बिनेशन होता है लमसम और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग का, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। बट ऑफकोर्स दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लार्ज कैप बहुत बड़ा हो और SIP का अमाउंट कम हो। अगर ये प्रोपोर्शन में है और 5 साल का समय है, क्योंकि अगर SIP से इन्वेस्ट करेंगे तो फिर पैसा ग्रो करने का उतना समय नहीं मिलेगा उनको। अगर उनका जो करंट पोर्टफोलियो साइज उनको अलाउ करता है तो फिर ये एज ए लमसम भी डाल सकते हैं। इनमें से 5 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में जहां पे ये 2-2 लाख रुपए करके डाल सकते हैं। अगर एक साथ नहीं डालना तो एक और तरीका ये हो सकता है कि आप 30-40% जो है वो आप लमसम डाल दें और बाकी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर उसको डालें। तो जो फंड जिनमें ये पैसा लगा सकते हैं एग्जिस्टिंग फंड में, HDFC लार्जर मिड कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो एक मिड कैप फंड है, SBI कॉन्ट्रा फंड, ICICI प्रू का मल्टी एसेट फंड और एक HDFC फोकस फंड। ये जो फंड्स हैं 5, इनमें ये 2-2 लाख रुपए डाल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक कॉम्बिनेशन हो सकता है लमसम और थ्रू STP, ताकि समय भी मिले और एक ही लेवल पे पूरा पैसा भी ना जाए, ताकि रिस्क जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। ओके, तो राहुल होपफुली आप सुन रहे होंगे और आपको अलग अलग हिस्सों में निवेश बांटने की सलाह हेमंत जी ने दी है और लगभग 30 से 40% रकम आप उसमें से एक मुश्त निवेश कीजिए और बाकी को आप SIP के जरिए इन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। समय इतना ही है, इसलिए हम धन्यवाद करेंगे हेमंत जी और विश्वजीत जी, आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।